जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जे स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली सल्तनत। गाइस, ठीक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हुए हमारे, क्वेश्चंस आपके दिल्ली सल्तनत से आते हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक लगेगा, ठीक है। कि दिल्ली किस सुल्तान के अधीन रही, ऐसा क्या था दिल्ली के अंदर कि सभी सुल्तानों ने दिल्ली पर राज स्थापित कर लिया था। तो जानते हैं दिल्ली के बारे में और दिल्ली पर राज करने वाले सुल्तान के बारे में। गाइस, हम पहले बात कर लेते हैं, एक बैकग्राउंड की बात करेंगे कि दिल्ली में मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से सत्ता ग्रहण की थी। तो दिल्ली को उन्होंने लाहौर से ऑपरेट किया। 1206 तक तुर्क का ही एक अधिकार था दिल्ली में, जिसे कहते हैं अंतिम तुर्क जो शासक था वो मोहम्मद गौरी था। ये सबको मालूम है, मोहम्मद गौरी ये अंतिम तुर्क शासक था। मोहम्मद गौरी जिसकी डेथ खोकर जनजाति कर देती है। खोकर जनजाति गाइस, 1206 में खोकर जनजाति इसकी मृत्यु हो जाती है, खोकर जनजाति के द्वारा। गाइस, ठीक है। मतलब मैं पॉइंट टू पॉइंट करता रहूंगा, बाकी ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत को मैं बहुत गहराई के साथ आपके सामने पेश करूंगा। ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली मतलब बनेंगे गाइस, ठीक है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो प्रारंभिक जो तुर्क था मोहम्मद गौरी, 1206 में इसकी हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक गाइस, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक राज करता है, कहां से करता है? लाहौर से। गाइस, याद रखना, लाहौर से सत्ता हस्तांतरित कर लेता है। और कहां करता है? दिल्ली। याद रखना, दिल्ली में, लाहौर से दिल्ली में शासन करता है। दिल्ली का सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता ये, ठीक है। ये सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? ये इसका गुलाम है। ये अपने आप को गुलाम कहता था, गुलाम कहता था, ठीक है। और खुद का जो राजवंश था गाइस, खुद का जो राजवंश था वो था कुतुबी राजवंश। कुतुबी कुतुबी राजवंश से बिलोंग करता था। जैसे इल्तुतमिश इलवरी से करता था, बलबन अफरासियाब से करता था, इसी प्रकार ये भी कुतुबी राजवंश से अपने आप को संबोधित करता था। लेकिन उससे बढ़कर ये मोहम्मद गौरी का गुलाम अपने आप को पेश करता था गाइस। इसलिए जितने भी राज हुए, राजपाट हुए, यहीं से आपका शुरू होता है दिल्ली सल्तनत गाइस, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, यहीं से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। हम लोग पहले समझ लेते हैं कौन कौन से सुल्तान दिल्ली पर हुकूमत करते हैं गाइस, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक ये राज करता है। घोड़ों से पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाती है। वो मैं पॉइंट लिखा दूंगा, सारे पॉइंट याद रखना। ब्रीफ में एक तस्वीर दिखा देता हूं दिल्ली सल्तनत की कि किस तरह से इन लोगों ने राज प्रारंभ कर दिया दिल्ली पर गाइस, ठीक है। और दिल्ली से ही पूरे भारत को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो इनको हम प्रारंभिक तुर्क कह सकते हैं, आदि तुर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ये सपोज दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली पर सबका क्या रहेगा? अधिकार हो जाएगा। कौन कौन से सुल्तान आएंगे? वो सब दिल्ली को अपने हिसाब से कंट्रोल करते चले जाएंगे, ठीक है गाइस। याद रखना, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां से हम शुरू करते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक। देन इसके बाद इसका बेटा आता है आराम शाह गाइस, आराम शाह आता है, ठीक है। आराम शाह नाम से पता चल रहा है, आराम शाह आराम ही करता रहता था और दिल्ली की जनता ने इसको डिसलाइक कर दिया और ये हट गया। लगभग कुछ महीने तक इसका शासनकाल रहता है, 4 से 6 महीने तक। इसके बाद दिल्ली की जनता ने किसको चुना? इल्तुतमिश को गाइस, इल्तुतमिश को चुन लिया गया। तो ब्रीफ में मैं थोड़ा इसलिए एक तरह से प्रकाश डाल रहा हूं कि जो हमारे यंगस्टर तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। फ्लैश में थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा तो याद रहेगा उनको। कभी कभार वो भूल जाते हैं सारी चीजों को ज़्यादा डिटेल्स के साथ।
और ज्यादा लंबे वीडियो के साथ। तो इल्तुतमिश आता है और इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, बात करेंगे, सारी चीज करेंगे। चैप्टर का नाम दिल्ली सल्तनत से, और हर एग्जाम्स में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है गाइस, याद रखना। तो इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह, तुगलक नहीं आता, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह रुकनुद्दीन इसी का बेटा होता है, जो अयोग्य होता है, अनवर्दी रूलर होता है। ठीक है, ये भी कुछ महीने के लिए आता है। देन इसको हटाकर रजिया सुल्ताना बनती है अगली प्रथम मुस्लिम शासिका। रजिया सुल्ताना दिल्ली पर हुकूमत करती है, थोड़ा बठिंडा की तरफ मूव करती है, तो यही एक लालच उसको मार डालता है। करेंगे बात। इसके बाद बहराम शाह भी आता है। बहराम शाह याद रखना, क्योंकि रजिया के सारे भाई अयोग्य थे और रजिया के भी विरोधी थे गाइस, और मंगोलों का भी अटैक ज्यादा से ज्यादा दिल्ली की तरफ ज्यादा रहता था। ठीक है, बहराम शाह के बाद रुकनुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, मैं लिख देता हूं महमूद शाह। बहराम शाह के बाद महमूद शाह भी आता है। ठीक है, याद रखना है। और नासिरुद्दीन महमूद भी आता है। महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन शाह भी आता है। नासिरुद्दीन शाह भी रहता है। ठीक है, टाइम की बात करें तो 4 से 5 महीने रहता है ये टाइम, और ये 1236 से 40 तक रहती है। रजिया सुल्ताना दिल्ली पर हुकूमत करती है। देन ये भी लगभग 1240 से 42 तक रहता है। ठीक है, और ये 1242 से 46 तक शासन रहता है, और इसका 1246 से लेकर 1266 तक शासन रहता है नासिरुद्दीन शाह के साथ। दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान जो टोपी सिलकर अपना रोजगार चलाता था, टोपी सिलकर गाइस, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसका वजीर था बलबन आता है। ठीक है, बलबन 1266 से लेकर आपका रहता है 1287 तक बलबन का रहता है। इसके बाद इसका जो बेटा आता है कैकुबाद, वो होता है कैकुबाद, और कैकुबाद का जो टाइम रहता है वो 1287 से लेकर 1290 तक रहता है गाइस, याद रखना। 1287 से लेकर 1290 तक रहता है कैकुबाद का समय। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो गुलाम वंश की एक तस्वीर हो गई। दिल्ली सल्तनत में मैं आपको बता देता हूं, गुलाम वंश आता है पहला, गुलाम वंश। सेकंड आता है खिलजी वंश। ठीक है, सीक्वेंस में भी आ जाता है खिलजी वंश। थर्ड आता है तुगलक वंश। फोर्थ आता है सैयद वंश। और फिफ्थ आता है लोधी वंश। तो याद रखना गाइस, ठीक है, इंपोर्टेंट रहेंगे सारे। लोधी वंश। इस तरह से पूरी दिल्ली सल्तनत की तस्वीर क्लियर हो जाती है। अभी तो मैंने गुलाम वंश के ही चेहरा बताए हैं कि जितने भी हमारे क्या हैं, मतलब शासक हैं, रूलर हैं, सुल्तान हैं, वो दिल्ली पर राज कर रहे थे। कैकुबाद के बाद जो आता है शासक, वो कैकुबाद के बाद बुगरा खां आता है, लेकिन वो कुछ महीने रहता है। बुगरा खां कुछ महीने रहता है। बुगरा खां के बाद क्यूमर्स आता है, और क्यूमर्स जो है यहां लिख देता हूं, क्यूमर्स का ही मंत्री होता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी, याद रखना। गुलाम वंश का अंतिम जो प्रोमिनेंट फेमस रूलर होता है वो बलबन होता है, और गुलाम वंश का जो अंतिम अयोग्य शासक होता है वो क्यूमर्स होता है। क्यूमर्स को खिलजी वंश का जो एक रूलर बनता है, खिलजी वंश का संस्थापक बनता है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखना, यहां पर एक्टिव कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी गाइस, ओके, याद रखना। जलालुद्दीन खिलजी किस तरह से दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करते हैं? जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को उसके पद से हटाकर खिलजी वंश की स्थापना कर दी, याद रखना, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। इसका समय रहता है 1290 से 96 तक रहता है, ठीक है।
जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसका ही भतीजा दामाद इसकी हत्या कर देता है और इसकी बेटी के साथ भी शादी कर लेता है वो, जिसका नाम है इतिहास का सबसे बड़ा महादानव अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण आपको हमारे डायरेक्टर साहब फिल्म वन और जो फिल्में बनाते हैं उन्होंने दिया है। एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसमें आपने देखा होगा पूरी तरह से महाभारत अलाउद्दीन खिलजी का वो छोटा सा मूवमेंट था, बाकी पिक्चर बहुत बड़ी है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसके बाद जो बेटा आता है वो होता है या इसका दामाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से भारत को रौंद डाला और कई तरह के टैक्सेस भी लगा दिए, कई सारे अभियान किए, इलीगल लीगल तौर से हर चीज अपनी बना लेता था ये। खास तौर से महिलाएं इससे डरने लगी, एक इलाके की नहीं पूरे भारत की महिलाएं अलाउद्दीन खिलजी की गुलाम बनती चली गई। कई इतिहासकार विद्वान तो कहते हैं कि 60-70 हजार तक इसकी दासियां हुआ करती थी जहां ये आराम फरमाया करता था। बहुत लंबी कहानी बताएंगे हम सारी डिटेल्स में। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह, याद रखना इसका बेटा आता है सन मुबारक शाह खिलजी, याद रखना मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बाद एक जो अंतिम शासक होता है मुबारक शाह खिलजी, इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश। मुबारक शाह खिलजी का समय जो होता है 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। ठीक है, और 1320 से किस्मत शुरू होती है तुगलक वंश की। ये सब लोग प्रारंभिक तुर्क माने जाते हैं, याद रखना ये सब प्रारंभिक तुर्क हैं, ये सब प्रारंभिक तुर्क हैं। ठीक है, और गुलाम वंश मामलुक वंश कहते हैं इसको, मामलुक वंश। जो मैंने ये चार्ट बना दिया है ये पूरी तरह से स्वतंत्र माता पिता के क्या थे, बच्चे थे ये। ठीक है, जो माता पिता के स्वतंत्र बच्चे थे, इसलिए अपने आप को क्या बोलते थे, मामलुक वंश के भी कहते थे ये लोग। ये जो है जो मैंने चार्ट बनाया ये सारे के सारे मामलुक वंश। बाकी खिलजी वंश अलग हो जाता है, तुगलक वंश अलग होता है। सैयद एंड लोदी। तुगलक में हमारा जो आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक, पहला रूलर। मैं यहाँ लिख देता हूँ गयासुद्दीन, जीटी लिख देता हूँ गाइस, समझ जाना। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश पे हुकूमत करता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है आपका कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक गाइस, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। ये तो हो गए काफी एक्टिव रूलर जो तुगलक डायनेस्टी को चलाते हैं। अलाउद्दीन लास्ट था, अलाउद्दीन तुगलक मतलब जिसे कहते हैं नासिरुद्दीन तुगलक, वो लास्ट रूलर होता है। लेकिन हम फेमस रूलर की बात करेंगे, मतलब गयासुद्दीन तुगलक, MBT एंड फिरोज शाह तुगलक, ये रहते हैं तुगलक डायनेस्टी के। सैयद डायनेस्टी में हम लोग बात कर लेते हैं। सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान आता है सैयद डायनेस्टी में। ठीक है, पहले नंबर। और दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मुबारक खां की गाइस, इसी का बेटा होता है मुबारक खां। और लास्ट होता है अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का लास्ट रूलर। तो हम तो दो ही इंपोर्टेंट करते हैं यहाँ पर, खिज्र खां और मुबारक खां। किसमें, सैयद वंश में खिज्र खां, मुबारक खां, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, ये लास्ट होता है, याद रखना है। उसके बाद जो वंश आता है वो आता है लोधी वंश। और लोधी वंश में सबसे पहले जो रूलर होता है बहलोल लोधी होता है गाइस, याद रखना बहलोल लोधी होता है सबसे पहले रूलर, बहलोल लोधी। सेकंड आता है सिकंदर लोधी। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, सिकंदर लोधी। देन थर्ड आता है इब्राहिम लोधी, IL, इब्राहिम लोधी। इस तरह से पूरा दिल्ली सल्तनत इतने सुल्तानों के अधीन रही। दिल्ली पर शासन किसका, दिल्ली पर किस प्रकार की नीतियां थोपी गई, और दिल्ली की जनता जब ये शासन कर रहे थे तो किस हाल में थी, कितने प्रशासन, कितने शासन, कितने सैन्य प्रशासन, कितनी टैक्सेस वगैरह इनके ऊपर थोपे गए। कहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दिल्ली कब्रिस्तान में बदल गई थी, और वहां का जो राजा था, सुल्तान था, उसने अपनी राजधानी
दौलताबाद भी लेके आ गया था। एल्फिस्टन ने भी मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल शासक कहा था और सबसे बुद्धिमान शासक था, पढ़ा लिखा था लेकिन पागल भी था। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का काफी क्रिटिसाइज किया और बदायूं ने यहाँ तक भी कह दिया था कि दिल्ली की जनता सुल्तान को ना समझ पाई और सुल्तान भी दिल्ली की जनता को ना समझ पाया। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को चलाने के लिए, दौलताबाद चलाने के लिए या इस देश को चलाने के लिए कई सारी पॉलिसी लेके आए, लेकिन एक भी पॉलिसी पास नहीं हो पाई। 5 पॉलिसी लेके आता है, वो हम डिटेल्स में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। और नादिर शाह का भी अटैक होता है 1398 में। अब 1398 में किसका शासन था वो आप सब जानते हैं, मैं लिख दिया है सबका, ठीक है। 1398 में, सॉरी 1398 में, तो 1398 में हमारा रहेगा 1398 में। आप देख लीजिए खिलजी वंश का अंतिम वो होता है, तो उसका मतलब फर्क पड़ता है किसका, सॉरी खिलजी वंश नहीं है, तुगलक वंश का अंतिम राजा होता है सैयद वंश का अंतिम होता है मोहम्मद शाह जो होता है। मोहम्मद शाह के समय पर नादिर शाह का अटैक होता है और नादिर शाह जो है पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बना देता है और सारा सोना सब कुछ लूट कर तुर्क ले जाता है, अपने देश ले जाता है। ले जाते समय एक राहगीर बताता है कि आप कोहिनूर हीरा भी छोड़ के जा रहे हैं, तो कोहिनूर हीरा भी ये साथ लेके जाता है मोहम्मद शाह से, उसकी पगड़ी में रहता है और मोहम्मद शाह को बोलता है कि हम आज से दोस्त हैं और दोस्ती का जो सबसे बड़ा एविडेंस होगा वो होगा आपस में पगड़ी बदल लेते हैं। मोहम्मद शाह को नहीं पता था, वो पगड़ी के अंदर ही कोहिनूर जमा था, जड़ा हुआ था, तो वो नादिर शाह के पास चला गया और उसकी टोपी उसके साथ चली गई, तो टोपी पहना दी एक तरह से कहते हैं नादिर शाह ने। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे गाइस, दिल्ली सल्तनत। तो प्लीज़ मैंने यहाँ एक संक्षेप में थोड़ा बताया कि हम लोग डिटेल्स के साथ ये पढ़ेंगे, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं अगर चाहते हैं कि हम डिटेल्स के साथ पढ़ें तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करें ना, मैं वीडियो बना दूं और बच्चे क्या ना के बराबर देखें तो थोड़ा मेहनत भी लगती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत शुरू हो तो आप मुझे प्लीज़ आगे के लिए बताएं कि सर आगे मैं बढ़ाऊं या करूं या ना करूं, या मैं अपने जो वीडियो अपने ओरल स्पीच में लेके आता हूं आप वो देखना पसंद करते हैं, मैं चाहता हूं वो भी आप देखें। साथ में वीडियो जो बोर्ड के माध्यम से जो भी हम डिस्कस करेंगे तो कृपया करके उसको भी आप लोग थोड़ा देखा करें। हर चीज़ हमें सुननी है, देखनी है और लिखनी भी है और साथ में पढ़ना भी है। ये हम सब ही कर पाएंगे, वो भी टीचर के गाइडेंस से करेंगे, टीचर के ही और एक तरह से अनुभव से ही हम लोग कर पाते हैं। तो गाइस दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छा टॉपिक है। ये हमारा आरओ, एआरओ, पीसीएस, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, रेलवे यहाँ तक है जो आपके बड़े से बड़े एग्जाम्स होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, सीटेट हो, चाहे अदर सारे एग्जाम्स हो, चैप्टर हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। दिल्ली सल्तनत मतलब हिस्ट्री का चैप्टर है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइस जो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसको पढ़ाऊँ आगे या ना पढ़ाऊँ, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग शो ऑफ में वीडियो लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारा डिजिटल बोर्ड है तो बच्चे हमारे दीवाने भी डिजिटल के हैं, ठीक है। कंटेंट के तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो देखना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग अपना डिजिटल बोर्ड लेके आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, पहले वो कमेंट देखते हैं, तो वही सारे 10-20 मिनट उनके हाई लो में जाते हैं, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं गाइस। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैं दिल्ली सल्तनत बनाऊं या ना बनाऊं। ये मैंने बस एक संक्षेप में बता दिया कि इतने सारे सुल्तानों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत कवर कर दूंगा और लगभग समझ लिए आप 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास में मैं दिल्ली सल्तनत 1.5-2 घंटे में खत्म करूंगा, एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूंगा दिल्ली सल्तनत को गाइस, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा और ये मैं अपलोड कर दूंगा, इस पर आप लोग कमेंट कीजिए, डिस्कस करना है, ठीक है। कमेंट करके आप, मेरा नंबर भी रहता है उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई भी गाइडेंस चाहिए आराम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइस। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।